आज का टॉपिक हम रख रहे हैं भारतवर्ष की चुनौती। 2025 में भारत के सामने क्या क्या समस्याएं हैं, उपलब्धियों की बात नहीं करेंगे, किन किन मामलों को लेके किन विषयों पर पार पाना है। नमस्कार, जे बॉस रिटेल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरी ये सीरीज जो भारत के परिप्रेक्ष्य में चल रही है, जिसमें एक राउंड अप बना के देता हूँ मैं आपको किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, किसी भी समस्या को लेकर के। और ये जो संपादकीय है, एडिटोरियल है या तबसरा है, ये आपको अवश्य पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मैं वीडियोज के जो व्यूज हैं उनको देख के अंदाज लगा सकता हूँ। हाँ, इसमें आपके कमेंट्स कम आ रहे हैं, क्योंकि एक सजग भारतीय नागरिक होने के नाते आपके विचार 2-3 लाइन में कुछ न कुछ आना चाहिए। जो मैं टॉपिक उठा रहा हूँ उस टॉपिक पर अगर आप इत्तेफाक रखते हैं या सहमत रखते हैं तो आप कुछ भी लिख दीजिए, और अगर आपको थोड़ा भी ये संशय हो कि नहीं इससे आगे है या मैं कुछ ज़्यादा बता रहा हूँ, तो भी आप कमेंट में लिखिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप भारत का नक्शा अपने दिमाग में लाइए। भारत के पास में 2 तरह की चुनौतियां हैं, एक भारत के भीतर, एक भारत के बाउंड्री के बाहर। मैं इस बाउंड्री में तत्काल जो इमीडिएट हमारे नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, पाकिस्तान, चीन, इन समस्याओं पर अभी बात नहीं कर रहा हूं, ये सब आप लोग जानते भी हैं। मैं अन्य जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको लेकर के मैं आपसे बात करूंगा। घर के भीतर की जो प्रमुख मामले हैं, समस्याएं कहें या विषय कहें, वो ये है। सबसे पहले चुनाव को ले लेते हैं। 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में 5 साल के अंदर चुनाव होना है, तो हर 6 महीने 8 महीने में देश भर में कहीं न कहीं इलेक्शन हुआ करता है। इलेक्शन के नाते जो राजनेता हैं, जो सेंट्रल के हैं और साथ में जो क्षेत्रीय हैं जहां इलेक्शन हो रहा है वहां के, उन राजनेताओं का मोड चेंज हो जाता है। वो फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, आक्षेप, ये दौर शुरू करते हैं। और सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और अब तमाम इन्फ्लुएंसर और सोशल यूट्यूबर्स भी अब इन बातों को कवर करने लगे हैं। तो जो देश के एक कोने में, मान लिया जाए मेघालय में कोई बात कही हो, या फिर आप केरल में कही हो, वेस्ट बंगाल में कही हो, लद्दाख में कही हो, तो वो बात एक क्षेत्रीय विषय नहीं रह जाता है, वो नेशनल एक चर्चा का विषय हो जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर उस पर बहस हुआ करती है। तो उससे एक वातावरण बेहतर नहीं होता है। एक क्लियर बात है कि जो चुनावी बहसें होती हैं, चुनावी आरोप लगते हैं, वो उनमें राष्ट्रीय स्तर पर ये वातावरण खराब होता है। एक टॉपिक ये हो गया। दूसरा, हमारे देश के अंदर नक्सलाइट ये बहुत प्रभावी रहे हैं। बहुत बड़ा एरिया उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल का कुछ इलाका, महाराष्ट्र का कुछ इलाका, तो इनमें नक्सलवादी इनका प्रभाव रहा है। और जो हमारे वनवासी हैं या आदिवासी जो लोग हैं, उनके बीच में अपनी पहुंच बना करके उन्होंने अपने मन की बात उन तक पहुंचाई है, मनमानी की है। देश यानी कि जो नेशनल अथॉरिटी है, राष्ट्रीय हमारा जो सरकार है और क्षेत्रीय सरकारें हैं, उनके खिलाफ काम किया है, हिंसा की है। और वहाँ पर जो हमारी राष्ट्रीय और जो स्टेट और जो प्रदेशों की मशीनरी है, कामकाज भी नहीं कर पाती है। इसके अलावा कुछ जो हमारे
अंडर डेवलप्ड क्षेत्र हैं, जहाँ तक विकास नहीं पहुँच पाया है विभिन्न कारणों से, जो आदिवासी हैं या समूह में बद्ध जो हमारे समाज हैं, उनके ऊपर मिशनरीज का या अन्य तरह के जो स्वार्थी संगठन है उनका भी प्रभाव पड़ा है। मतांतरण भी किया जा रहा है, धर्मांतरण भी किया जा रहा है। ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, देश में हर तरह का विकास लाना चाह रहे हैं। आप खुद देखिए पिछले 10 साल में आपके आसपास कितनी चीज़ें बदली हैं। घर के गैजेट्स से अगर बात करें तो पहले टीवी बड़ा था, बॉक्स के रूप में था, तो धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया। पहले 18-20 इंच की स्क्रीन हुआ करती थी, धीरे धीरे 28 और 32 इंच तक पहुंची। अब 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच, तो इस तरह से बड़ी बड़ी 90 इंच की स्क्रीन्स घर में हो गई हैं। फ्रिज का आप चेंज देख लीजिए, जो घर में आपका फ्रीजर है वो सिंगल डोर पहले हुआ करता था, अब बढ़ते बढ़ते कितने डोर वाला हो चुका है ये देख लीजिए। इसी तरह से घरों में पहले सीढ़ियाँ हुआ करती थी, अब लोग एलिवेटर्स या लिफ्ट लगाने लगे हैं। बिजली का उपयोग पहले कम था, अब ज़्यादा हो गया है। घरों में पहले कूलर का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, आज के दौर में एसी है। शायद ही कुछ घर बचे हों शहरों में जिनमें एसी न हो। तो अपने अंदर के डेवलपमेंट को देखिए कि हमारी ज़रूरतें कितनी बढ़ गई हैं और देश में क्या बन रहा है। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल से आप देखिए, 4 व्हीलर, सभी आप इनको देखिए। आना जाना, आवागमन, हवाई जहाज का कितना बढ़ गया है। 10 साल में आप खुद महसूस कर सकते हैं कि बहुत चेंज आया है। पहले रुपया होने के बावजूद लोग खर्च नहीं करते थे, आज कम रुपया है तो भी खर्च कर रहे हैं। ईएमआई का दौर चल चुका है, मकान के लिए ईएमआई और विभिन्न चीज़ों के लिए ईएमआई। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि देश और समाज में एक बदलाव भी आ रहा है। तो इस बदलाव को देखिए कि आप जो बदलाव 20-30 साल में हुआ करते थे समाज में, अब वो 10 साल के अंदर कितनी तेज़ी से घर के अंदर बातचीत का तरीका बदल गया है, लोगों का व्यवहार बदल रहा है, खाने पीने की चीज़ें बदल रही हैं। जो पहले सारी चीज़ें रसोई में बनती थी, अब उसमें से काफ़ी कुछ रेडीमेड या बाहर से मंगा करके खाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो ये बदलाव, इसको भी देश को सहना है, इसके मुताबिक देश को बनना है। अब आप ये देखिए कि कोरोना पीरियड से सब बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गए हैं, स्कूल का कार्य मोबाइल में हो रहा है, जो पढ़ाई लिखाई है वो मोबाइल में हो रही है। अब मोबाइल के साथ समस्या ये है कि उसमें अच्छी बातें भी हैं, खराब बातें भी हैं। तो क्या वो देख रहे हैं बच्चे, ये कह नहीं सकते। अगर पेरेंट्स उस लायक नहीं हैं कि उस मोबाइल को जांच सकें, उसकी सारी खूबियाँ, उसकी खामियों को अंदाज कर सकें और उसको जहां लॉक लगना है उसको लॉक लगाया जाए, और जितनी देर छोटे बच्चों को, विशेषकर 7, 8, 10 साल के बच्चों को जो मोबाइल देना है उसका टाइम क्या होगा, अगर इसका अंदाज नहीं कर पा रहे हैं, इसको वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो बच्चों में असर खराब होना है, ये निश्चित तौर पर आप जानिए। तो इन सब चीज़ों को भारत में भी बनना है। भारत आत्मनिर्भर भी बन रहा है, भारत मेड इन इंडिया भी बन रहा है, भारत मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड भी बन रहा है। तो अचानक इतनी गतिविधियां हो रही देश के अंदर। इसके अलावा भी कई समस्याएं हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, और जो रोज डेवलपमेंट हो रहा, विकास हो रहा है, उसके अनुकूल, उसके अनुरूप हमें खुद को ढालना है। तो क्या हम ढाल पा रहे हैं? क्या हम टेक्नोलॉजी से पिछड़ जा रहे हैं? क्या टेक्नोलॉजी के आगे हम घुटना टेक दे रहे हैं? ये सब चीज़ें हैं, और यही देश में छोटी छोटी बातों को लेकर के जातिवाद, धर्म और अन्य जो मामले हैं वो भी देश में साथ में चल रहे हैं। ये हो गया देश के भीतर का मामला।
देश के बाहर अगर देखें तो हमारे पूर्व में बांग्लादेश, जो कभी बहुत हम लोगों के करीब हुआ करता था, कुछ 1-2 साल से वो विरोधी हो गया। पाकिस्तान तो है ही है, ऊपर चाइना, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी तो दुनिया की परिस्थितियों के मद्देनज़र वो भारत के साथ सहयोग करता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो समस्या पैदा की है पूरे दुनिया में, उसको देखते हुए चीन भारत का साथ देता दिख रहा है, लेकिन चीन पर कितना भरोसा किया जाए ये समय बताएगा। उसके साथ हमारी जो सीमाओं की समस्या है, बॉर्डर का जो निर्धारण होना है वो नहीं हुआ है। जो हमारी ज़मीन पर उसने कब्जा कर रखा है अक्साई चीन का, उसका भी समाधान होना है। और जो बार बार अरुणाचल तक या इधर उत्तराखंड और इधर लद्दाख तक वो बताता है कि दक्षिणी तिब्बत और पश्चिमी तिब्बत का जो इलाका वो बताता है, तो उसको भी एक निस्तारित किया जाना है या उसका भी समाधान होना है। भारत की एक भौगोलिक समस्या रही है चिकन नेक। ये हमने 1971 में अगर दुरुस्त कर ली होती तो शायद आज जो बांग्लादेश का प्रमुख बना हुआ है अस्थायी तौर पर मोहम्मद यूनुस, वो चीन में जा कर के और अन्य देशों में जा कर के ये नहीं कहता कि भारत का चिकन नेक काट देंगे और नॉर्थ ईस्ट को, यानी कि असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल और मणिपुर, इनको अलग कर देंगे। वो इलाका वास्तव में हमारी थोड़ी सी कमज़ोर नस है, लेकिन इधर मैं आपको थोड़ा सा खुशखबरी दे रहा हूँ। जो चिकन नेक आप समझ रहे हैं, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के आसपास का जो इलाका है वो 25 किलोमीटर चौड़ा है और एक तरफ नेपाल है तो इधर को भूटान है, इनके पीछे चाइना है और दक्षिण की तरफ बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश ने बार बार इस पर, हमारी इस दुखती रख पर उंगली रखी है। संभवतः आपको कुछ दिनों बाद एक खुशखबरी मिलेगी। जो चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो हिस्सा है, वहाँ पर बांग्लादेश की एक बड़ी पट्टी आती है, अंदर तक, भारत के अंदर तक घुसी हुई है, जिसकी चौड़ाई 7-8 किलोमीटर है, लेकिन लंबाई अगर देखें तो 25 किलोमीटर है। सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार उसका भी समाधान कर रही है। वो इलाका अगर भारत के पास में आ जाता है तो 25 किलोमीटर भारत का जो अभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो, और ये 25-30 किलोमीटर नया इलाका, कुल मिलाकर के हमारे जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की चौड़ाई है 55-60 किलोमीटर हो जाएगी। तब हमें किसी तरह का डर नहीं रहेगा। हमारी रेलवे लाइनें तेज़ी में जाएंगी, हमारे हाईवेज उधर से अच्छी तरह गुजरेंगे। ये इंटरनेट का जो केबल है, फाइबर केबल जाता है, वो बेहतर ढंग से हमारे नॉर्थ ईस्ट तक जा सकेगा। नॉर्थ ईस्ट से आने वाले लोग यहाँ इजीली आ सकेंगे। तो एक ये खुशखबरी संभवतः आपको मिलेगी। दूसरा, अफगानिस्तान के साथ में आपने देखा ही है, तालिबान को लेकर के हम लोग बहुत दिनों तक बड़े रिजर्व थे, लेकिन हमारे धीरे धीरे उनके साथ संपर्क बने हुए थे। आर्थिक मदद और जो ये मानवीय सहायता होती है हम उनको दे रहे थे। उसका परिणाम ये है कि अफगानिस्तान भारत पर ज़्यादा भरोसा करता है बल्कि पाकिस्तान के साथ उसकी लड़ाई खूब चल रही है, ज़बरदस्त बॉर्डर पर चल रही है। और बगराम एयरपोर्ट जो कभी रूस ने बनाया था, यानी कि यूएसएसआर ने बनाया था 1950 के आसपास में, और बाद में वहाँ पर अमेरिका ने 2001 के आसपास से उस पर अमेरिका ने कब्जा किया था और बहुत बड़ा बेस है वो, तो वो संभवतः अब भारत को मिलने जा रहा है, भारत के कब्जे में रहेगा। भारत वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा सकता है, वहाँ पर अपनी एयरफोर्स को बिठा सकता है। बगराम एयरपोर्ट का इलाका इतना बड़ा है कि बताते हैं वहाँ पर फौज, अगर हम जो ये ग्राउंड फोर्स है, थल सेना है,
उसकी पूरी एक डिवीज़न वहाँ पर बैठ सकती है। कम से कम 20,000 जो पर्सनल्स हैं, 20,000 जवान हैं, वो बगराम एयरपोर्ट में स्टे कर सकते हैं। और आप जानते ही हैं कजाकिस्तान और ये मिडिल का जो इलाका है उसमें भी भारत के अपने बेसेज हैं। तो इस तरह से हमारी प्रगति ठीक चल रही है। बाहर को हम अमेरिका के सामने झुके नहीं, रूस से हम अपनी सहायता लेते रहे, जो सैंक्शंस लगे थे इसके बावजूद हम उनसे क्रूड ऑयल खरीदते रहे। और चाइना हमारे साथ में धीरे धीरे आ ही रहा है। जापान कहें तो जापान के साथ में सहयोग हुआ है, बुलेट ट्रेन वाला वही पूरा प्रोजेक्ट देख रहे हैं। और उन्होंने बीच में बुलेट ट्रेन की कीमत बढ़ा दी थी, लेकिन अभी जब मोदी जी 1 सितंबर या 31 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए थे तो उस दौरान बुलेट ट्रेन का भी एक समाधान हो गया है। अब वहीं की बनी हुई ट्रेन जो हाई स्पीड होगी वो आएगी। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम धीरे धीरे संभल रहे हैं, अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। हाँ, विपक्ष को कई बार बहुत जल्दी हो जाती है, मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी जवाब दें। भाई कोई अड़ोस पड़ोस का झगड़ा तो है नहीं कि ऊपर नीचे मंजिल में हो तो ऊपर से गाली दो, नीचे चले आओ, नीचे से गाली दे दो, पड़ोस में है तो वही पत्थर मार दो। समय का इंतज़ार होता है, ताना माना बुना जाता है, किसकी ज़रूरत हम हैं या किसकी ज़रूरत हम बन सकते हैं। जैसे चाइना है, चाइना के पास में मैन्युफैक्चरिंग का सब सामान है, बहुत सस्ता देता है, डंप करता है। अब उसकी चाल को सब समझ चुके हैं तो अपने यहाँ रोक लगा रहे हैं। उसमें अमेरिका भी है, भारत पहले से ही लगा चुका है। उनके कई सॉफ्टवेयर्स को भारत, उनके ऐप्स को भारत ने रोक लगा दी थी। चाइना के पास में जो एक हथियार के रूप में खनिज है या मिनरल है, जो कि सभी अब नई टेक्नोलॉजी में सब आ रहा है, सुपर अर्थ एलिमेंट्स हैं। बिना इनके आज की तारीख में अब कोई भी न वाहन बन सकता है, न जहाज उड़ सकता है, न रॉकेट उड़ सकता है। हर जगह इनका इस्तेमाल हो रहा है। चाइना ने पूरे विश्व का करीबन 70% जो अर्थ मिनरल है वो अपने पास में रख लिया है। तो उसके कब्जे में वो अमेरिका तक को नहीं दे रहा है। हाँ, भारत के लिए उसने कहा कि हम आपको देते रहेंगे, बस इसको अमेरिका को न दीजिए कभी। भारत ने कहा नहीं भाई, हमारा तो अपने इस्तेमाल के लिए ये सब लेते हैं, हम ये नहीं करते हैं कि यहाँ का सामान लेके उधर पहुँचा दिया। रशियन तेल में हमने ज़रूर किया था, क्योंकि जब हमारे साथ धोखेबाजी हो रही थी तो हमने भी किया। क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बढ़ाया और उसको यहाँ रिफाइन करने के बाद यूरोप को भी भेजा। जो यूरोप रूस पर प्रतिबंध लगा रहा था, यूरोप को भेजा। यहाँ तक कि यूक्रेन ने भी भारत का तेल खरीदा है। तो भारत की स्थिति कहीं से भी विश्व स्तर पर खराब नहीं है। हमें अपने देश के अंदर की स्थितियों को सुधारना है। अपने देश के जो लोग हैं, विशेषकर जो राजनीतिज्ञ हैं, इन मामलों में सरकार के साथ प्रतिद्वंदी का माहौल रखे रहते हैं, उनको कुछ दिन तक खामोशी जरूर ओढ़नी चाहिए। ये भारत अगर आगे बढ़ेगा, आने वाले 5 साल में जब इलेक्शन होंगे तो हो सकता है आपको सत्ता मिल जाए, तो उस समय आपको एक विकसित भारत मिलेगा, एक ट्रैक पर चलता भारत मिलेगा, दुनिया में जिसका नाम होगा, दुनिया में जो एक अपना मुकाम हासिल कर चुका होगा, यूनाइटेड नेशंस में जिसको वीटो पावर मिल चुकी होगी। तो ऐसे एक ताकतवर देश में शासन करने का उनको भी लाभ मिलेगा। इसलिए जो विपक्ष के लोग हैं, कुछ दिन अपना मुंह बंद रखें, देश के अंदर की चीज़ों पर ही बात करें। विदेश जो सरहद पार के जो मसले हैं उनको सरकार के लिए छोड़ दें। 11 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस सरकार को सत्ता चलाते चलाते। देश दुनिया के कई नेता के बदल चुके हैं। सिर्फ पुतिन जो रूस वाले हैं और चीन वाले शी जिनपिंग,
ये दो ही ऐसे नेता हैं जो मोदी जी की तरह 11 साल से लगातार चल रहे हैं। पुतिन तो और भी पुराने हैं। तो इसका भी एक महत्व होता है। वर्ल्ड ऑर्डर में अगर कहीं का जो कोई नेता है उसका अपना सम्मान है, तो जब वो विश्व मंच पर जाते हैं तो वहाँ पर उनको सम्मान मिलता है। तो ऐसे ही विपक्ष को बहुत आतुरता नहीं दिखानी चाहिए, हड़बड़ी में गलत सही नहीं बोलना चाहिए, हमारे दुश्मनों को कोई मुद्दा कोई टॉपिक नहीं देना चाहिए। अब इस वीडियो को समाप्त करें। आपकी समझ में ये आ ही गया होगा कि भारत के अंदर भारत के बाहर की समस्याएं क्या हैं। भारत बाहर की चुनौतियों से नहीं, भारत अंदर की चुनौतियों से जूझ रहा है। बाहर वालों से तो निपट ले रहा है, अंदर वाली जो अपने लोग हैं वही भारत के लेग पुलिंग कर रहे हैं, टांग खींच रहे हैं। ये समस्याएं कुछ दिन के लिए शांत हो जाए तो सबके लिए अच्छा रहेगा और सभी एक मजबूत राष्ट्र में रहने वाले नागरिक होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हाँ, अगर आपने जे बॉस रिटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह के संपादकीय एडिटोरियल तबसरा लेकर के आता हूँ एक टॉपिक पर, ताकि आप और मेरे बीच में एक जो संबंध है वो बना रहे। आप भी जानते रहें कि हाँ भाई, इनका वीडियो अगर देखेंगे तो हमें एक किसी टॉपिक पर ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी और एक पूरा राउंड अप मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।